चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बुनियादी बात यह है कि जब मैंने आज सुबह जनाब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू सुनी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कितने संजीदा हैं महंगाई के मौजू को एड्रेस करने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए जो इक़दाम करने उनके लिए। मुख्तसरन जो बात उन्होंने की उससे जो मैंने अख़ज़ किया वो यही है कि जनाब शौकत तरीन साहब इस चीज़ से आगाह हैं कि अशिया खुर्दनोश और जो ग्रेन्स वगैरह हैं, एडिबल्स हैं, इनकी कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। ताहम मुकामी तौर पर पैदावार होने वाली चीज़ें जिनका उन्होंने ज़िक्र किया, उनकी फार्म टू मार्केट जो एक वैल्यू में चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। वो भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि बेसिकली जिस कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वर्सेस जिस कॉस्ट पे वो सेल हो रहे हैं उसके दरमियान बहुत बड़ा गैप है। इसको कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि वो बराह रास्त फार्म टू मार्केट, फार्म टू कंज्यूमर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब को इस सिलसिले में सलाम पेश करता हूँ। अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो, वैसे वो नहीं भी देख रहे होंगे तो सेक्रेटरी फाइनेंस या प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर उन तक पहुँचा ही देंगे शाम तक। तो भाई काम आप अच्छा कर रहे हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ आप गलती करेंगे हम आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। यही मीडिया की आज़ादी है। मीडिया को आज़ाद रहने दें ताकि जब आप अच्छा काम करें हम आपको अच्छा बोलें, जब आप बुरा काम करें तो फिर हम आपकी इस्लाह के लिए बात करें। तो आपने अच्छा काम किया, हमने आपको अप्रिशिएट कर दिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो बुनियादी मौजू वो ये है कि जनाब वाला हुकूमत ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने लगी तो इन्होंने जनाब FBR को रिफॉर्म करने के लिए नए नए तरीके बताए। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यूं करते, यूं कर, सीधा करते, वो कर। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ वही जो हर हुकूमत में होता है। वज़ीर आज़म अपनी जगह आ जाते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना अपनी जगह आ जाते हैं और फिर FBR ही उसी तरह चलती है जैसे पहले चल रही थी। तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। और दूसरी चीज़ है कि सरमायाकारी, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी चाहिए। लेकिन पहले मैं मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। जनाब नासिर हयात मग्गू साहब हैं, FPCCI के किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। नासिर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा और मैंने आपसे पहले भी प्रोग्रामों में बात की है कि हमेशा कहते रहे कि FBR के अंदर रिफॉर्म लाएंगे, FBR को बेहतर करेंगे, FBR में बेहतरी लाएंगे, कवानीन में बेहतरी लाएंगे। किस हद तक कामयाब हुए आप ये बताइए। बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। बेसिक जो सेटअप FBR के लोगों का है, जिस सिस्टम से वो ऊपर आते हैं, उनका एक ही काम होता है पैसे कलेक्ट करो, चाहे उससे माशी तरक्की रुकती है या चलती है, दे डोंट केयर। उनको सिर्फ एक बात है कि लोगों से पैसे कैसे वसूलने हैं और उनका टारगेट पैसे कैसे पूरा होना है। और यही बेसिक और बुनियादी ख़राबी है कि जब आप ये नहीं सोचते कि हम ऐसा कौन सा रिफॉर्म लाऊं जिससे ग्रोथ होगी और फिर हमें टैक्स मिलेगा, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें तो सीधा टैक्स की बात करें। जैसे मैंने उन्हें कहा कि आप IT है, इसमें ये आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, ना सस्ती बिजली चाहिए, ना इनको सस्ती गैस चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये 25 रुपये की बिजली में भी आपको IT का एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं और आगे सारा दौर भी IT का ही आ रहा है। हर चीज़ डिजिटलाइज होनी है। लेकिन इनको आप जो है ना, बांग्लादेश में 10% एक्सपोर्ट रिबेट है, आप 5% दे दें, ताकि होता क्या है कि बहुत सारी जगह पे इनको पेमेंट करनी है, तनख्वाहें देनी है, हमारा स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता। तो आई पर्सनली थिंक कि इनके बहुत सारे पैसे जो है वो रास्ते में ही होते हैं। जैसे एक्सपोर्टर्स बाहर रख लेते हैं कि डॉलर बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा आप 5% कर दें तो आपको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और जो फैमिली रेमिटेंस में पैसे आ रहे हैं, जो आम बच्चा कर रहा है, वो भी सिस्टम में आ जाएगा। इन्होंने कहा हमें वो देते क्या हैं जो हम उनको ये दें। जब आदमी की अप्रोच ये होगी, ये वो सेक्टर है जहाँ 5, 10, 15 बिलियन तक जा सकते हैं, लोगों में टैलेंट है, सब कुछ है। लेकिन एक सिस्टम जो चाहिए कि भाई अट्रैक्ट करने के लिए, और वैसे भी इन पर 10 किस्म के टैक्स लगा देते हैं। बीच में FBR ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी आपको टैक्स फ्री हो गया, अब आपकी जो रेमिटेंस आएगी 1% हम काटेंगे, फिर आप अप्लाई करें अपना एग्जाम्पशन के लिए।
1% लेना है उसकी भी एग्जाम्पशन। तो असल देखें, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उनका माइंड सेट ये है। माइंड सेट नहीं, लेकिन उस माइंड सेट के चेंज के लिए हमने आपको एक बड़ा अच्छा बंदा दिया, उसका नाम था शब्बर जैदी। यकीन करें हमारे प्रोग्राम में आते थे नासिर साहब, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, ऐसा अवाम के लिए दिल में दर्द था उनका। लेकिन जब वो ओहदे पे बैठे तो वो भी वही बन गए बाबू जैसे बाकी सारे बाबू थे। कोई खास मुझे तो फर्क नहीं लगा, अगर आपको लगा तो आप बताएं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि वो सही चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में है। देखिए, सबसे जो बड़ा, अब जैसे हम फेडरेशन में बैठे हैं, 53 सिटीज़ में मैं गया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन ख़त्म हो गया, वो हर आदमी सुबह आ जाता है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 80% मसले तो वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं, पहुँचते हैं तो डस्टबिन में चले जाते हैं। जब आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक मसले नहीं समझेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लें, वही 10-15% लोगों का काम होता रहेगा। मुल्क में बुनियादी कोई तब्दीली नहीं हो सकती, सिस्टम ही नहीं है ना। सिस्टम ये होता है। इन्होंने एक एफबीआर के लिए रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई थी। वैसे तो एक अंकल भी रखे थे इन्होंने, अंकल अभी रिटायर हो गए, नहीं रिटायर हुए हैं या रिजाइन कर दिया उन्होंने। वो अंकल की तस्वीर लगाओ, डॉक्टर इशरत की, वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर होते थे, अंकल ही मैं उनको कहता हूँ। तो वो अंकल लाए थे रिफॉर्म करने के लिए। उन अंकल ने क्या रिफॉर्म किया मुझे समझ में नहीं आई। हुण तो रिटायर हो गया ना, रिटायर बंदे दी गल थे, फिर अगों कोई भी नहीं सुनता ना। मैं तो ये वैसे कह रहा हूँ कि अब क्योंकि वो रिजाइन दे चुके हैं, मैं उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने डिलीवर किया। एक बात आप लोगों को बुनियादी तौर पे समझनी चाहिए, ये सब वर्ल्ड बैंक, IMF, ये उस माइंड के लोग हैं। ये बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की जो हो नहीं सकती जिस तरह ये करना चाहते हैं। आप, पहली बात है, आपके पास दुनिया भर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ID कार्ड से आप सब चीज़ पकड़ सकते हैं। आप बैठ के एक सिस्टम बनाएं कि किस तरह इनको लाना है। जैसे मैंने इनको कहा था कि 36 लाख जो है ना बिजली और यूटिलिटीज़ के जो है अपना रजिस्टर्ड बायर्स हैं आपके पास, जो आप उनको कहें जी आप रजिस्टर होंगे, NTN होगा, रिटर्न होगा तो बिजली मिलेगी। कहीं से तो उसको ठीक करना है ना। ये इसको इस पे नहीं जाते, ये कहते हैं जी आसान तरीका क्या है, इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा दो, यही। यानी सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन के ऊपर। अब मैं एक बहुत अहम नुक्ते पे इनसे बात करना चाहता हूँ सर। ये FBR के टारगेट को रिवाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम GDP की रफ्तार को देखते हैं तो वो फ़र्क है। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट यू वांट टू सेट ए टारगेट दैट इज़ इन द मल्टीपल्स ऑफ योर GDP ग्रोथ रेट। देखिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए बंदा कि ये GDP ग्रोथ रेट है, थोड़े लोग एक्सक्लूडेड हैं, इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जब आप ऐसा टारगेट रख देते हैं जो कि मैं अनरियलिस्टिक तो नहीं कहता, अनअचीवेबल भी नहीं कह सकता, लेकिन हजम नहीं हो रहा होता, व्हाई सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव? क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो ये बजट पास करना होता है तो इनको अपने फिगर्स पूरे करने होते हैं। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो एक टारगेट दे देते हैं। अगर वो टारगेट नहीं करेंगे तो बजट इनका नहीं बनता। जब बन जाता है, सब हो जाता है, तो हर साल यानी बिला नागा ना हर साल ये रिवाइज करते हैं। एक साल होता है कि कोई क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया, कोई वजह हो गई, लेकिन हर साल एक सेट करना और उसको रिवाइज करना, इसका मतलब है ये एक प्लानिंग होती है कि एक दफ़ा तो बता दो, उसके बाद देखी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल यानी कॉमन मैन भी समझता है कि हम भी अपने टारगेट बनाते हैं बिजनेस में, हर साल तो रिवाइज नहीं होते ना, और कभी बढ़ते भी हैं। अब ये इस वक्त डॉलर बढ़ा के अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमाल नहीं है इनका। नहीं तो बड़ी डेंजरस बात है, और अच्छा है आपने इसके बारे में बात कर ली। मुख्तसरन मैं आपको इसकी जानिब लेकर आऊँगा। The issue is the root, many people believe that the root of most of the problems, and even Prime Minister Imran Khan has emphasized on it, is the exorbitant increase in the rate of the dollar against the Pak rupee. Do you think it makes a difference? अगर आपने external debt pay off करनी है, आप डॉलर को महंगा कर दोगे, आप कितना भी कलेक्ट कर लो, आप हमेशा डेफिसिट में ही रहोगे। आप मुझे बताओ, what sense does it make to overvalue the dollar so much? कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि जब इनको ये पता था हम इतने वर्नरेबल हैं, तो इनको 165 से 152 करने की जरूरत क्या थी? ये उसको अपनी जगह रोकते ताकि स्टेबल तो दिखता। इन्होंने नीचे लाके जो ऊपर किया, खुद एक बेवकूफ़ी करके इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है। आपको जब पता है कि आपको कंसोलिडेट होने में बहुत टाइम चाहिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप उसको 165 से 152 पे लाएं। नहीं, अगर ये 165 रहता तो आपका GDP ग्रोथ रेट वो ना आता जो आपने दिखाया है। आपको पता है इस चीज़ का? अगर आपका GDP ग्रोथ रेट आप कॉम्पनसेट कर दें, या पर कैपिटा GDP जो इन्होंने दिखा के कहा है वर्ल्ड में हम ये हैं वो हैं, देखिए वो ना होता। आपकी बात सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म ही किया ना। शॉर्ट टर्म 152 शॉर्ट टर्म के लिए पूरे 12 महीने नहीं था वो। नहीं था। तो GDP पे उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, 160 कर देते। लेकिन वो करते ये नहीं कि एक हल्का सा झटका आया तो आपका
10 रुपये बढ़ गया, इसका एक नेगेटिव सिग्नल जाता है और लोगों के दिमाग में डॉलराइजेशन होती है और हर आदमी डॉलर करता है। ये उसको 165 की 60 पे रोक देते ताकि कोई झटका आता तो बर्दाश्त करने के काबिल होते। हम बिजनेसमैन जो हैं चीज़ें ऐसी प्लान करते हैं, ये हर चीज़ का इफेक्ट हर वक्त नहीं दिखाते। हम देखते हैं कि ठीक है ये हम प्लस में जा रहे हैं तो उसको हम एक किस्म का रिजर्वर के तौर पर, एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर रखते हैं। अच्छा, ये एक डिस्कोर्स करते हैं, मैं और आप एक डिस्कोर्स करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं। जाहिर बात है प्रोग्राम इस्लामाबाद और गिरदोनवा के जो शहर हैं, वाह हो गया, टेक्सटिला हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पे भी देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये आपको याद होगा इनिशियली नवाज शरीफ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। तो dollarizing the economy, do you think it's a good thing in our case that we allow the dollar to float freely, and on the other hand we also make it a kind of a currency that is acceptable in all of our economy, even for internal trade? क्या कहते हैं आप मुझे बताएं, दुनिया में कहीं फ्री फ्लोट होता है? ये तो हमको बताने के लिए है और हमको लगा दिया उस काम के ऊपर जो एक 200 400 500 साल पुराने मुल्क भी नहीं कर सकते। आप बताएं, डॉलर कहीं कंट्रोल होता है? कहीं फ्री फ्लोट होता है? हर जगह कंट्रोल होता है। ये हमको एक कहते हैं कि आप फ्री फ्लोट करो। फ्री फ्लोट तो हमारी जैसे इकोनॉमी में होना ही नहीं चाहिए। उसको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आपने फ्री फ्लोट कर दिया। देखिए एक अच्छा, अगर जापान फ्री फ्लोट कर दे तो उसकी ट्रेड का क्या होगा? आपको कहता हूँ कि ये सारी बातें सिर्फ हमको फंसाने की हैं। हमको जैसे FATF में हमको फंसाया हुआ है, ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर नहीं क्या क्या हो रहा है, वो FATF, ये सब पॉलिटिकल है। हमें फ्री फ्लोट होना ही नहीं चाहिए। देखिए हमारा मुल्क एक इतनी बड़ी वॉर से निकला है और अभी हमारे बॉर्डर्स अभी भी सेफ नहीं है। हमको फ्री फ्लोट करके ये तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये माइंड सेट के लोग ऊपर बैठे हैं। इनका माइंड सेट है जब इनकी यहाँ से नौकरी जाएगी तो वहाँ मिल जाएगी। ये है प्रॉब्लम बेसिक, जो ग्रास रूट लेवल से आप नई लोगों का काम करते हैं ना, क्योंकि आप उन लोगों में रहे ही नहीं है, चले ही नहीं है, बैठे ही नहीं है, उनके मसले ही नहीं पता आपको। आप सिर्फ पेपर वर्क पे आते हैं। पेपर वर्क करने का पहले आपके पास ताकत होनी चाहिए और आपके पास सिस्टम होना चाहिए और कोई रोड मैप होना चाहिए, वो है नहीं इधर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और की जानिब आपको लेकर आता हूँ। अभी एक गरम मौजू आया है कि जनाब सरमायाकारी सारी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान का जो हुकूमत पाकिस्तान का जो दावा है कि जनाब सिर्फ पेंडेमिक की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो कहा गया तकाबुली जायज़ा यानी कंपैरेटिव एनालिसिस जो की गई, तो रीजन में और जगह पे इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। यू विल बी शॉक्ड कि बांग्लादेश के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट आई है, वियतनाम में मैसिव इन्वेस्टमेंट आई है, इवन आवर नेबर इंडिया वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आई है। उतनी नहीं है इन रेशो, पर कंबोडिया में भी गई है, लाओस में भी गई, यानी हमारा जो रीजन है, चाहे हम माने ना माने, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है। हमारे पास क्यों नहीं आई? देखिए हमारा एक बात तो बुनियादी तौर पे आप समझें कि ये सब चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, किस कंट्री को ग्रो करना है, कौन हमारी बात मानता है, कौन नहीं मानता। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर ये पॉलिसी ठीक कर दें तो यहाँ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमारे पास बाहर हम जाते हैं तो हमारे पास एक इक्का दुक्का मुल्कों के अलावा कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल अपने जो वो बने हुए हैं, अपने रीजन्स बने हुए हैं और कार्टल्स बने हुए हैं कि किसने क्या करना है। बांग्लादेश में हमने इन्वेस्ट करना है या हमने वियतनाम में करना है, वियतनाम को इसलिए कर रहे हैं कि चाइना के सामने इसको लाना है। हमारा मसला ये है कि हम हर वक्त बाहर मत देखें, हमारे अपने लोगों के पास पैसे हैं, टैलेंट है, 22 करोड़ आदमी है। हम इसको पॉलिसी होनी चाहिए कि यहाँ से कैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट में लगाएं और यहाँ से कैसे है ना, कह रहे हैं ना प्लाटों में पैसा लगाएं, प्लाटों में पैसा लगाएं, जितने मर्जी आपने प्लाट लेने या प्लाट लें। ये देखें बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्कीम है, रोज इश्तिहार आ रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं पाकिस्तान में। जो मैंने देखा भाई दरियाओं के अंदर शहर बन रहे हैं, देखें दरिया सुखा के बीच बीच में शहर बन रहे हैं। आप कह रहे हैं इतने प्लॉट निकाल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सस्टेनेबल कोई चीज़ नहीं है। हमारे एक चाइनीज से बात हुई थी, कहता हमने आपसे चीनी, आपने कहा हमसे चीनी लो, हमने कहा दो, आपने 2 लाख टन के बाद आप सब थक गए, आपने कहा हमारे पास है नहीं। कोई भी चीज़ की एक लिमिट के आगे आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। और सबसे जो बड़ा इशू है कि देखिए आप एक बनाया एक्सपोर्ट बोर्ड बनाया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जी, उसमें आधे लोग वो हैं जिनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, बट वो उनकी गुड बुक्स में है तो वो एक्सपोर्ट बोर्ड में है। यहाँ जो है ना रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एट द रॉन्ग पर्सन एट रॉन्ग प्लेस का मसला है। आप उसमें KPT का बोर्ड है, उसमें अपनी मर्जी के लोग डाले हुए हैं, फेडरेशन को बाहर किया हुआ है और ओवरसीज चैम्बर को अंदर किया हुआ है। सब जगह जो है ना इन्होंने एक कब्जा है। अगर ये ठीक कर दें, उसमें देखें आपका कसूर नहीं। माजी के अंदर मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी रीबिल्ड किया है। मैं किसी
किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन FPCCI की आपको पता होगा माजी में रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपने भी काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है। तो ये मुतहरिक नहीं रहे थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग मुतहरिक हो रहे हैं। वो लोग भी थोड़े बहुत मुतहरिक हो गए थे, लेकिन वक्त आपको पता है किसी के साथ नहीं होता। हमारी इतनी बड़ी आबादी है जिसका जिक्र किया नासिर हयात मकबूल साहब, उसको एनर्जाइज करने की ज़रूरत है ना, उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन नासिर साहब, उसमें एक चीज़ एलिमेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस दिस कंस्ट्रक्शन, तो मैं नहीं कहूँगा, ओनली रियल एस्टेट। व्हाट डू यू से, शुड देयर नॉट बी अ बैलेंस के पैसा जो है वो कुछ इस रेशियो में जा रहा हो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में भी लगे लेकिन इंडस्ट्री में भी पैसा लगे मेजर चंक? क्या कहते हैं? रियल एस्टेट में भी इंडस्ट्री की बैग होती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है। लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ घरों तक तो नहीं रह सकते। गवर्नमेंट के पास जो एक बोर्ड होना चाहिए, जो हमने उनको कई दफ़ा रिकमेंड किया है कि यहाँ क्या क्या इंडस्ट्री लगनी चाहिए नंबर 1, और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उस पर जो है हर साल 10, 12, 15 प्रोजेक्ट लगने चाहिए। अब देखिए टर्फ की स्कीम आई, 453 अरब स्टेट बैंक ने दिया, सारा उसमें मेजर चला गया टेक्सटाइल पे। आपको चाहिए था, यहाँ रबर की इंडस्ट्री कम है, कार के रबर टायर जो है कम बनते हैं, आप वो इंडस्ट्री के लिए देते जो यहाँ नहीं है या बहुत छोटी है, ताकि जो है ना आपकी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट हो। इनको कोई ये बताना चाहता हूँ मैं, और बता चुका हूँ और आप भी बताते रहे कि आपका पहला काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एक्सपोर्ट। ये कहते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, भाई आप जो 4-5 प्रोडक्ट को लेके बैठे हैं, 25 साल हो गए, उससे कुछ हुआ नहीं। बात ये है ना ट्रेडिशनल बात ये है कि वो भी 100 किस्म की मराद के बाद वो एक्सपोर्ट के काबिल होते हैं। बात यह है कि आप पहले, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब इंडस्ट्री लगेगी तो पहले लोगों को सर्व करेगी, फिर कमाएगी, तो इतनी बड़ी हो जाएगी, एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री को जो है जो लगी हुई है उसी को प्रोटेक्ट करेंगे और नई सेक्टर्स पे नहीं जाएंगे, तो एट द एंड आपको कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखें ना, 27 या 40 लाख बंदा नॉर्दर्न एरिया चला गया, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल है ना, इधर ये पोटेंशियल था ना, जो वहाँ जाके 30-40 अरब उन्होंने स्पेंड किए। तो बात ये है कि वहाँ इंडस्ट्री भी चाहिए ना, जब इतना लोग आएंगे। अब दुबई को टूरिज्म का, जैसे आप दुबई को देख लें, वहाँ इतने लोग जाते हैं, वहाँ बहुत सारी लोकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, बिल्कुल है। वो क्यों है कि आखिर जब लोग जाएंगे तो इनको इन एडवांस प्लान करना चाहिए कि यहाँ क्या क्या इंडस्ट्री चाहिए, जब लोग आएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारा एक इनको सिस्टम बनाना चाहिए। हमने तो बहुत दफ़ा लिखा है इनको कि आप, पहली बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट कम्स नेक्स्ट, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। जब यहाँ आप वो इंडस्ट्री आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट हो, तो आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब इंडस्ट्री लगेगी तो डाउन स्ट्रीम भी बहुत सारी लग जाती है उसके साथ। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता है, उसकी जानिब आपको लेकर आता हूँ। पेंडेमिक हैज़ ऑब्वियसली टेकन वर्ल्ड्स अटेंशन ऑफ एविएशन, और हमारे यहाँ भी ज़ाहिर बात है वही एविएशन इंडस्ट्री हिट भी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारी पहले ही इतनी हिट थी कि PIA पहले ही ऐसी एयरलाइन थी कि क्या मैं बोलूँ उसके बारे में, कोई लोग नाराज़ ना हो जाएं। तो इट हैज़ गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर रेल नेटवर्क, इट हैज़ गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर रोड नेटवर्क, कंबाइंड इन कॉम्बिनेशन विद CPEC। आपके ख्याल से क्या इम्प्रूवमेंट इसमें लाई जा सकती है कि मवासलात और कम्युनिकेशन का निज़ाम स्ट्रॉन्ग किया जाए? क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप बात करते हैं डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करते हैं, तो वो जितना अच्छा करेंगे, अब रोड आपने बना दी, लेकिन वहाँ बाकी चीज़ें भी आपको चाहिए। बिल्कुल, अगर ये उस पर भी तवज्जो दे दें तो बहुत सारा पैसा जो है टूरिज़्म होगा। मैं आपको कहता हूँ कि चाइनीज़ जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके यहाँ से ही अगर 0.25% भी आ जाए हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कितने पैसे हैं। यस, ऑफ कोर्स। अब सिर्फ हम बात करते हैं चाइनीज़ की, हम कोई और बात नहीं करते। नहीं, वो तो लेकिन गाना ही सुना रहे हैं ना अभी तक, 5 चीन 2 चीन जुआ, वहाँ नहीं, ऐसा वो नहीं तो पैसे नहीं दे रहे, हमें पैसे चाहिए। नहीं, हमें पैसे देखें। सबसे बड़ा जो हमारा जो अलमिया है ना, हम देखते हैं वो आके ये कर देगा, वो आके ये कर लेकिन देगा। अमेरिका ने तो यूं डायरेक्ट दिए ना $2.7 बिलियन। उन्होंने कहा ये लो पकड़ो, अफगानियों का ख्याल रखो। सही है, लेकिन बात ये है कि जो आदमी, जो कौम अपने पे नहीं खड़ी होती है ना, तो बात देखती रहे। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम में पोटेंशियल है, लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप कम से कम पहले एक बिजनेसमैन को एक आप ऐसा माहौल दें कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग इजी पैसे पे नहीं जाएं, लोग ज़मीनों में नहीं जाएं, अर्बनाइजेशन पे नहीं जाएं।
वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक पॉलिसी होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन तो चेक करें, कराची जाके ठोकर न्याज बेग पे खत्म होगा और वो लोग आके लाहौर आके सुराब गोट पर खत्म होगा। इतनी अर्बनाइजेशन हो रही है सर। तो अगर आपकी जमीनें सारी इसी में चली जाएंगी तो आपकी एग्रीकल्चर भी तबाह हो जाएगी। यू आर करेक्ट। देयर सो मेनी सिटीज वेयर आई हैव लिव्ड एंड आई रियलाइज दैट दे हैव बिकम सो इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड एंड येट देयर इज नो पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इवन अ सिटी लाइक सियालकोट वेयर आई वाज बोर्न, आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि वो क्या होगा। बदल गई, सरगोदा शक्ल ही बदल गई, शहर ही पूरा कमर्शियल, मुल्तान कंप्लीटली अर्बनाइज्ड। खैर, इस बारे में और भी बातें करेंगे। नासिर याद मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ आज शामिल हुए। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।